ऑथर का नाम, कोलैबोरेटर, एडिशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर और डेट ऑफ पब्लिकेशन। आपके जो मार्क 21 है उसमें इन्हीं फील्ड्स की डिटेल आपको देनी होती है। क्लासिफिकेशन नंबर, मान लो डीडीसी का नंबर है तो लिख दो डीडीसी नंबर, क्लास नंबर, और उसके आगे सब फील्ड दो, वो जो टेबल आपने देखी है, और इंडिकेटर्स दो, और उसके बाद जो ऑथर का या जिसका भी नाम डिटेल है वो डिटेल उसमें दो। तो कितनी एंट्री बन सकती हैं मार्क 21 की? ये देखो यहाँ से गिनो, यहाँ से क्लास नंबर 1, ऑथर नेम 2, टाइटल 3 और कोलैबोरेटर 4 यानी एडिटर वगैरह, फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर और डेट ऑफ पब्लिकेशन। इसको एक ही फील्ड समझे, इसको कहते हैं इम्प्रिंट। एक एंट्री इसकी बन जाएगी। नंबर ऑफ पेजेस और साइज, इसकी एक ही एंट्री होती है कोलेशन की, उसमें आप देखेंगे आपको लिस्ट में मिलेगा। और इसके अलावा वो जो ISBN नंबर या ISSN नंबर जो भी होता है उसका एक बन जाता है। और इसके बाद ट्रेसिंग सेक्शन जो उसमें नहीं लिखा है, यहाँ से होता है ट्रेसिंग सेक्शन, उसमें सब्जेक्ट, सेकंड ऑथर और टाइटल, 3 एंट्री उसमें भी बनती हैं। तो कुल मिला के इतनी एंट्री बनती हैं एक एंट्री में, यानी एक टाइटल में जो आपको ये बनाना है मार्क 21 की एलिमेंट्स, उसमें इतनी सारी एंट्री बनती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया मेन 7 एंट्री बनाइए। 7 कौन सी फिर गिनिए? एक क्लासिफिकेशन नंबर की, एक ऑथर की, और ऑथर में आपको पता है ऑथर की एंट्री कई तरह की होती है, या तो होता है पर्सनल ऑथर या होता है कॉर्पोरेट ऑथर। तो बेटा उसका दोनों का अलग है। उसमें देखेंगे 108 पेज पे जाके, पहले आप इन्हें यहाँ देखा ना, अब इमीडिएटली हम आपको उधर में ले जाते हैं। सर ये कार्ड पे कहाँ पे लिखनी है? हाँ वो आपको मैं दिखाता हूँ। वो कार्ड आपने देखा है? यस सर। आपने वो कार्ड देखा है? असाइनमेंट है आपके पास? हेलो? यस सर, यस सर। असाइनमेंट की बुकलेट में जहाँ पर क्वेश्चन हल किया है उसी के साथ एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, और उस बॉक्स में आपको मार्क 21 की एंट्री करनी है। उस बॉक्स में लाइनें हैं, खाने बने हुए हैं, वो खाने बने हुए हैं, उसमें जाके आप एंट्री करेंगे। ये देखिए, ये मार्क 21 के टैग सामने हैं। हेलो? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, इसमें देखिए अब ये यहाँ दिया है मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक, इसको छोड़िए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दे सकते हैं। बुक का अगर कलर और वाइट या डायमेंशन दिया हुआ है तो आप 007 में करिए। तो आप उसमें एक खाने में लिखिए 007, आगे लिखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या फिजिकल डिटेल्स, आप वर्ड चेंज कर सकते हैं, और आगे उसके डैश डैश कर दीजिए। और फिर उसके बाद कलर है, वाइट से जो भी अगर वैसा है ना, मतलब जैसे ऑडियो उस तरह की चीज़ है, या कोई नॉन बुक मटेरियल, अरे बुक मटेरियल जो नहीं है, नॉन बुक मटेरियल, उसमें बाइट्स वगैरह लिखी जाती, डायमेंशंस। लेकिन हम जो पढ़ाते हैं फिजिकल बुक की डिटेल आपको समझाने, तो उसमें आप सेंटीमीटर्स लिखेंगे, पेजेस लिखेंगे। ये इसी एंट्री के आधार पे है 007। और आगे की देखिए डिटेल देखता हूँ, अभी देखिए, इसको देखते रहिए। सर इंडिकेटर सारे लर्न करने पड़ेंगे? लर्न थोड़ी करने, ये तो 4 बार पढ़ लो। आप कमाल करते हैं। मेन एंट्री में कितने एलिमेंट मैंने बताए? 7। ज्यादा 7-8। तो 7-8 एलिमेंट इसमें टिक कर लो ना बेटा। इसमें आप देखिए अभी तक कोई मटेरियल आपके काम नहीं आया, जो आया वो आपको बताया हूँ। मैंने बताया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक 007 आपको मेंशन करना होगा। और देखिए आगे, देखिए एडिशनल मटेरियल का, ये देखिए आगे दिया हुआ एडिशनल मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक। मान लो कोई इसमें एडिशनल मटेरियल दिया है, जैसे बुक के साथ लिखा होता है इनक्लोज्ड CD लिखा होता है ना बुक में, जब आप खरीदने जाते हो उसके बाद एक CD उसमें चिपका देते हैं बैक पेज पर।
होती है ना? हेलो? यस सर, यस हाँ, सर। तो अगर सीडी इनक्लोज हो रही है तो उसके लिए आप ऐसा करिए 008, ये देखिए 008, और इसमें लिखा एडिशनल मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ लिखा फिक्स फील्ड, यहाँ पे लिख दीजिए, जहाँ फिक्स फील्ड में लिख दीजिए 1 CD। क्या लिख देंगे? 1 CD, ठीक है बस। और यहाँ डबल डैश। ये एक डिटेल हो गई। अब डिटेलें कितनी हो गई? एक ये हो गई, एक। अब मेन डिटेल पे आओ, तब आपको समझ आएगा। देखिए 020 ISBN, आपकी किताब में जहां पर डिटेल होती फिजिकल डिटेल, उसके नीचे होता ISBN, ठीक है बेटा? तो इसका एक खाना आप बनाइए, उसी में जो आपको मार्क 21 के लिए एक बॉक्स दिया गया है, उसी के एक लाइन में लिखो 020, आगे लिख दो ISBN, उसके आगे वाले में एक इंडिकेटर, एक सब फील्ड के 2 कॉलम होते हैं। यहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए होते हैं, ये आपके लिए नहीं है। कंप्यूटर को जब डबल डैश SA कह देंगे, $A कह देंगे, तो इसका मतलब कंप्यूटर को समझ आ जाएगा कि आप ISBN नंबर लिखना चाहते हैं। तो कार्ड के जिस पार्ट में ISBN लिखा जाता है, कर्सर आपका वहां चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ये लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, इसलिए हमें लिखना पड़ता है। और ये लिख के फिर आगे आप ISBN नंबर जो है इस वाले बॉक्स में, ये डिटेल्स का बॉक्स है, इसमें जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ये देखो, या जो कंटेंट देना चाहते हैं, यस हाँ, सर। तो आपने देखा इसमें जो 2 फील्ड हैं, इंडिकेटर और सब फील्ड। बच्चे अच्छी तरह समझें, इंडिकेटर और सब फील्ड है। इन जो फील्ड में जो आपको सिंबल्स बना के दिए हैं, डबल डैश, $A, $B, ये क्या सिंबल्स हैं? ये सिंबल कंप्यूटर की जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है वो उसके बराबर है। वो जैसे उसके पास जाएगी, उसको पता लग जाएगा कि कंप्यूटर ने क्या करना है, तो उसका कर्सर सीधा वहां जाके कार्ड में उस लोकेशन पर जहां पर आपको ये डिटेल लिखनी है, ठीक है बेटा? ये जो डिटेल जहां पर लिखनी है, कर्सर वहां पे जाके और तैयार हो जाएगा प्रिंटिंग के लिए। जैसे ही आप एंटर करोगे वो प्रिंट कर देगा, ठीक है बेटा? जैसा ISBN नंबर है वो, तो आपको जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, आप समझ लीजिए कि आप वो जो कार्ड है जिसमें आपको मार्क 21 के लिखने हैं टैग, उन टैग में टैग नंबर लिखना। इधर देखो बेटा, ये मैं ले जाता हूँ, कहाँ चला गया, कहाँ भाग जाता है, हाँ छोड़ो। ये देखो बेटा, ये जैसे ये लिखना है आपने, टैग, ये जैसे यहाँ को देखो, कोई भी देखो, फिजिकल कंडीशन देनी, या जैसे एडिशनल मटेरियल की बात देनी, तो जैसे ही आप यहाँ से ये लिखोगे और एडिशनल मटेरियल के डबल डैश लगाओगे, तो जहाँ पर आपका मटेरियल का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, वहाँ पर आपका CD वो टाइप कर देगा। जैसे आप CD लिखोगे ना, 1 CD, वहाँ लिख देगा इंक्लूड्स CD। ऐसे यहाँ देखो, ये कॉपीराइट का अगर डिटेल आपको कहीं लीगल डिपॉजिट में देना है, वैसे आपको नहीं, आप ISBN, ये बात समझो, आप अपने इंपॉर्टेंट फील्ड देखो और ज्यादा नहीं देखना। ISBN वाला देखो, इसमें 20 इसका तो कोड है, मार्क का कोड क्या है? 20 कहते ही वो तैयार हो जाएगा कंप्यूटर, 20 एंटर करोगे और फिर लिखोगे आप ISBN, तो अपनी लोकेशन वो तय कर लेगा। और जब आप 2 डबल डैश और $A कह दोगे, उसके बाद जैसे ही जो नंबर है आपका वो पूरा आप यहाँ टाइप करोगे, वो इमीडिएटली उसको जो कोलेशन के लाइन है उसके नीचे खुद प्रिंट कर देगा, जो गिवन वो जगह है वहां पर, ठीक है? हेलो हेलो, यस सर, यस सर। एक और बात आपको बताएं, एक क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर रिपीटेबल। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर पेपर बैग, हार्ड कवर सबका है, तो आप जितने इसमें दोगे उतने सारे वही प्रिंट कर देगा कार्ड के ऊपर। 1 भी लिख देगा, 2 भी लिख देगा, रिपीटेबल है।
हेलो सर फिर ये 2 बार तो नहीं लिखना पड़ेगा हार्ड कॉपी और पेपर बैग के लिए? बेटा, क्यों नहीं? जब 2 नंबर होंगे ना, पेपर बैग में पीवी लिखा जाता है, हार्ड बैग नहीं Yes, लिखा sir. जाता। आपको मैंने पढ़ाया क्लास में। Yes, हार्ड sir. कवर Yes. नहीं लिखते हम, उसमें सिर्फ नंबर लिखते हैं। पेपर बैग में पीवी लिखते हैं, ब्रैकेट में पीवी Yes, sir. लास्ट में। तो जो आप सर लिख तो देंगे। हाँ, सर तो वो बेटा, पेपर बैग के लिए पीबी करके दोबारा ये सिंबल देने होंगे? हाँ हाँ, नहीं, वो नंबर देने पड़ेंगे। सिंबल क्या, नंबर होता है ना बेटा, दोनों का अलग Yes, sir. नंबर होता है बेटा, अच्छा दोनों ठीक का है अलग सर। नंबर होता है। और ये Yes, sir. आप कहना चाहते हो, ये आईएसबीएन का जो कॉलम है, आप 2 बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई गलती नहीं है। आप Okay, 020 आईएसबीएन का एक लाइन लिखो, फिर 020 आईएसबीएन का सेकंड लाइन लिख दो, और दोनों में एक में पेपर बैग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। Okay, sir. Okay, sir. हेलो, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हाँ, आप अगर एक बॉक्स में भी दोनों लिख देंगे तो गलती नहीं होगी, लेकिन यह है कि अलग लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब नीचे देखिए, पब्लिशर्स नेम, यहाँ आइए, जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए, पब्लिशर्स नेम है, इसका कोड है 28। एक क्या है ये, देखिए 28 है कोड इसका। इग्नोर कैसे? हाँ, वो सर स्क्रीन मूव नहीं हुआ अभी। 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मार्क टैग 21 का 28 नंबर है, 028। ये पब्लिशर का नंबर लिखा है, ठीक है। इसी तरह से सब कुछ चीज होगी। ऐसा है, बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज में पब्लिशर्स की कोडिंग है। पब्लिशर का आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, पब्लिशर का सिर्फ नंबर होता है, स्टैंडर्ड नंबर उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, तो सीधा ही प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसमें पब्लिशर की कोडिंग ही सीधी होती है। तो ये 28 है, और जो हम लिखते हैं, हम पब्लिशर का नेम लिखते हैं, वो आगे दिखाता हूँ से। और देखिए, अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए, लैंग्वेज का भी है, सब्जेक्ट, देखिए कितनी सारी चीजें हैं। आपको मैंने बताया था ना कि लैंग्वेज को भी मेंशन कर सकते हैं, कि मान लो कोई ऐसी लैंग्वेज है तो पूरे वर्ल्ड के सब लैंग्वेज, कोई ऐसा बुक है जो करीब करीब हर लैंग्वेज में है, तो आप लैंग्वेज के लिए ये 041 करके एक टैग बना सकते हैं, और टैग बना के आप आगे उसका ये टैग दे दीजिए। अगर ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेशन में ये लिख दीजिए आइटम, और टेक्स्ट है तो ये लिख दीजिए, और सब टाइटल है तो ये लिख दीजिए। ओरिजिनल लैंग्वेज है फ्रॉम विच, वो यहाँ लिख देंगे। अब मैं आपको पूरी बात कहता हूँ, यहाँ आप सबसे ऊपर लिखेंगे बाइबल, क्या लिखेंगे? बाइबल ट्रांसलेशन। नीचे लिखेंगे टेक्स्ट, या अगर टेक्स्ट नहीं है, कमेंट्री है, तो लिख दीजिए सेकंड बैग या ट्रैक या कमेंट्री लिख दीजिए, कमेंट्री। और यहाँ है सबटाइटल, मान लो बाइबल का कोई पर्टिकुलर पार्ट है तो उसका सबटाइटल दे दो। और ओरिजिनल लैंग्वेज यहाँ इंग्लिश है, ठीक है, जिसमें से ये ट्रांसलेशन हुई है। तो इतनी सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसमें। और जो कुछ भी आप लिखेंगे कैटलॉग में, यहाँ से लेके अपने आप आपका कंप्यूटर प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के लिए उसको ये करना होगा, ये देखो, जब आप डैश करके, ये डैश है ना, डैश नहीं है, डबल डैश है बेटा, एक डैश इसमें मिसिंग है, एक डैश मिसिंग है, डबल डैश, और इसमें फिर सिंगल डैश। तो इसलिए है कि ओरिजिनल ट्रांसलेशन सिर्फ लिखना है। अगर आपको इसमें, हाँ जी सर, इसमें इंडिकेटर्स फील्ड में 1 डैश लिखा है, नंबर 1 डैश। हाँ, नंबर 1 डैश लिखा ना? हाँ जी, हाँ जी, 1 डैश है ना? हाँ जी सर। हाँ बेटा, 1 डैश है, वो मैं देख नहीं पाया, 1 डैश है। डबल डैश वैसे जनरली होता है, मैंने डबल डैश इसलिए कहा है कि आप देखो जितने इंडिकेटर्स हैं आपके, इसमें डबल डैश है मैक्सिमम, लेकिन जिसमें अलग है तो बगैर देखे नहीं समझना आप। जैसे लैंग्वेज के लिए 1 डैश होता है, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट के लिए भी डबल डैश है। ये देखो, आप बुक का सब्जेक्ट लिखोगे ना जहाँ ट्रेसिंग सेक्शन में, तो वहां पर सब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए डबल डैश $A वहां पर आ जाएगा, ठीक है। आगे ज्योग्राफिक एरिया कोड फॉर विच ईच सब्जेक्ट टर्म, ये समझाने के लिए है कि उसका जो एरिया है सब्जेक्ट का, वो पूरा उसके अंदर। आपने ये लिखना नहीं है जो यहाँ लिखा है, ये नहीं लिखना, आपने केवल सब्जेक्ट लिखना है, टर्म उसका जो सब्जेक्ट का है वो लिखना है सिर्फ।
आगे आइए। सर डॉलर ए में क्या बताया था? है जी, डॉलर डॉलर ए, इसमें क्या ये ना, बताया था? हाँ ये बेटा दो चीजें हैं ना, एक है इंडिकेटर, एक सब फील्ड। पहला वाला इंडिकेटर है, दूसरा वाला सब फील्ड है। ये दोनों को मिला के कंप्यूटर को आप इशारा कर रहे हैं कि आप क्या चीज लिखने जा रहे हैं और कहाँ लिखेंगे, क्योंकि तीन चीजों को मिलके कंप्यूटर को नॉलेज होती है। जब आप कहते हो 043 तो उसको लगता है सब्जेक्ट रीजन में आपने कुछ लिखना है, डबल डैश और डॉलर ए कहते हो तब उसको स्पेसिफिक सब्जेक्ट की लोकेशन का पता लग जाता है और वहां पर प्रिंट कर देता है। प्रिंट क्या करेगा, जो आप इस कॉलम में लिखोगे सब्जेक्ट का नाम, यहाँ इस ये जो लिखा है इसको इग्नोर करो, आपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है। और सब्जेक्ट अगर 2 वर्ड है तो पहले एक वर्ड लिखो हाइफन करके, फिर दूसरा वर्ड लिखो, इसी में लिख देना। आप जैसी आप एंट्री करते हो वो इसमें लिख देना। ये जो बात सर, लिखी है, हाँ हेलो सर ये जैसे सब्जेक्ट एरिया कोड है हाँ, सर, इसके अंदर आपने बताया था कल, जैसे सर इंडिया है, इंडिया हाँ, में जैसे लखनऊ लिया, फिर यूपी वगैरह लिया, हाँ, तो सर इसमें भी सबके लिए अलग अलग कोड करके लिखना होगा, सब्जेक्ट एरिया कोड नहीं सबके ऐसा लिए है अलग। सुनो मेरी हाँ बात जी। सुनो, आप जो सब्जेक्ट की एंट्री करते हो ज्यादातर एक एंट्री करते हो, ठीक है बेटा। यस सर, यस सर। अगर आप मल्टीपल एंट्री हैं तो इसमें ये लिखा ना डॉलर ए, लिखा है ना बेटा, यस इसके सर। बाद डॉलर बी करके एक और कॉलम बना दो, सेम इंडिकेटर, और उसमें दूसरा सब्जेक्ट लिख दो जो अल्टरनेट सब्जेक्ट हैं। तो जितने सब्जेक्ट होंगे उतने कॉलम बन जाएंगे, डॉलर ए, डॉलर बी और डॉलर सी। 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं। लेकिन Okay, आप जब बनाना, जब जरूरत समझना, कोशिश करिए आप एक ही बनाइए, क्यों आपको नंबर उतने मिलने। मैंने आपको बताया, आपने ऊपर से ऑथर से लेके और ट्रेसिंग तक जितनी तरह के वेरिएबल्स हैं, कम से कम लिखेंगे तो गलती कम से कम होगी। और आपको पता है टोटल 3 नंबर का यह है, यस इसके सर। मैक्सिमम नंबर 3 होते हैं। अगर बिल्कुल भी सही है तो भी 3 नहीं कोई देगा, आपको 2 ढाई ही देगा। तो आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, आप जो आराम से जितने फील्ड बना सकते हो उतने ही फील्ड बनाना। बता रहा हूँ मैक्सिमम 7 पे लिमिट कर लो, 7 से ज्यादा फील्ड नहीं देना। ओके सर। एक सर एक बार फील्ड रिपीट कर दो सर। फील्ड आप अपनी मेन एंट्री सामने रखो, कोई मेन एंट्री सामने रखो, ऊपर से देखो क्या है, एक मिनट। क्लास नंबर, पहली चीज जो बॉक्स में लिखी है, हेलो, यस सर। हाँ। उसके बाद नीचे जो कंट्रोल नंबर है या एक्सेशन नंबर वो नीचे लिखा हुआ है, उसका भी है। तीसरा Yes, है sir. ऑथर, चौथा है टाइटल, और अगर सब टाइटल है तो टाइटल की 2 एंट्री बनाइए, टाइटल और सब टाइटल, यानी डॉलर ए और डॉलर बी, सब टाइटल उसमें हो जाएगा। हो गया, यस समझ सर। गया बेटा। नीचे Yes, sir. आओ, हाँ टाइटल के बाद अगर वो है जैसे कोलैबोरेटर। हाँ एडिटर है या कोलैबोरेटर है, उसके लिए इसके अंदर है फील्ड। आप इन सारे फील्ड को देख के उनकी कुछ नहीं तो मुझे एक एंट्री बना के एक कार्ड पर वो चीजें लिख के आप सब लोग मुझे इसे व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है हेलो, सर। तो जब यस सर। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं चेक कर लूंगा। ओके सर। ओके सर। हाँ तो चेक कर लूंगा, ऐसे ही प्रैक्टिस होगी। तरीका इसका यही है, आप हमें उस पर 1-2 एंट्री बनाएंगे, हमें पता लग जाएगा। और पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं, ये सिंपलेस्ट काम है जो देखने में बहुत डिफिकल्ट है लेकिन है बड़ा सिंपल। अब आप इसका मीनिंग भी समझ लीजिए, क्योंकि आप अभी तक कहते होंगे पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब भी क्या है। अब सुनिए, आप मतलब इसका ये है कि अगर आपने कोई किताब खरीदी, उसका आपने कैटलॉगिंग कर ली, मेन एंट्री बना ली, उसके बाद अगर आपने टैग भी उसमें बना दिए और उसको आपने सीधा ही वेबसाइट पे डाल दिया, तो आपकी एक कैटलॉगिंग से हजारों लाइब्रेरीज में कैटलॉगिंग हो जाएगी। क्योंकि ये जो मार्क इंडिकेटर्स हैं ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी इंटरनेशनल सिंबल हैं, ये सब जगह यूज होते हैं। तो इंडिकेटर और सब फील्ड की बात कर रहे हैं साहब। उन्हीं के बेसिस पे आपकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। हेलो, वो कैरियर्स हैं, वो कैरी Yes, sir. करके ले जाएंगे और वो कैटलॉगिंग वैसी ही हो जाएगी, यूनिफॉर्मली, बिना यूनिफॉर्मिटी रहेगी, कोई उसमें गड़बड़ नहीं होगा।
तो ये है इंटरनेशनल, ये इसको कहते हैं यूनियन कैटलॉग। आप नेशनल यूनियन कैटलॉग बना सकते हो, पूरे देश भारत देश का कैटलॉग बना सकते हो कि 10 लाइब्रेरी की होल्डिंग्स का एक कैटलॉग, कहीं से भी यूज कर लो, हिंदुस्तान के किसी कोने से। आप इंटरनेशनल कैटलॉग भी बना सकते हो, वर्ल्ड की हर लाइब्रेरी की के स्टॉक को लेके बना सकते हो। ये मेजर काम होते हैं, आप लोग नहीं कर पाओगे, बड़ी बड़ी एजेंसीज करती हैं इस काम को। कैटलॉगिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एक यूनिट में मिलता है, उसको कहते हैं यूनियन कैटलॉग ऑफ इंटरनेशनल बुक्स, ऐसा बनता है। तो ये कैटलॉगिंग आपको मैं सिखा रहे हैं, लेकिन इसका लेवल बहुत ऊपर तक जाता है बेटा, बहुत बड़ा काम है। ठीक है, हेलो सर, जैसे डीडीसी मिलती है उस तरह ये भी मिलता है एग्जाम में? ये आपको ये जो आंसर हैं ये अभी आपसे एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि आप याद करके जाएं, क्योंकि ये अगर हम आपको दे देंगे तो फिर इसमें कुछ रह ही नहीं गया, फिर तो अब अटेम्प्ट क्या करना है आपने, कुछ तो अटेम्प्ट नहीं करना। देखो या आप मार्क नंबर तो यहाँ लिख दोगे और जो उसमें क्या है वो यहाँ से लिख दोगे, इंडिकेटर यहाँ से लिख दोगे, आगे डिटेल्स बुक में जो आपके एंट्री में है वो आप उस लास्ट वाले कॉलम में भर दोगे, तो आपके पार्ट पे कुछ करना नहीं रह गया। तो इसमें मार्किंग की दिक्कत है बेटा, मार्क्स कैसे दें आपको, इसलिए उन्होंने इतनी याद लेकिन ये बहुत ज्यादा चीजें नहीं, मैंने आपको बताया, आप 7 या 8 चीजें मेन एंट्री की केवल उतनी ही याद कीजिए, क्योंकि जब आप बनाएंगे तो आपको कहीं से गाइडलाइन नहीं है कि आपने क्या क्या देना है। तो क्या क्या देना है, तो सीधा सीधा हिसाब है कि आप क्लासिफिकेशन नंबर दे दो, ऑथर दे दो, टाइटल दे दो, एडिशन दे दो, तो उन चीजों की दे दो जो मेन है, उनके इसमें से निकाल लो, आपकी इस लिस्ट में उनके सबके आपके पास मिल जाएंगे, उनको आप एक कागज पे लिख के थोड़ा रिवाइज कर लो और उतना ही यूज करो। अगर इसमें 60 हैं तो 60 थोड़ी यूज करने आपने तो उतने यूज करने जितने आपने करने। तो पब्लिशर का नाम जरूर रख लो, ठीक है बेटा। और कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हो तो इवेंट टाइम या इवेंट प्लेस का होता है 033, वो ले लो, जो बड़े मेन है वही ले लो आप, और ज्यादा कुछ नहीं करना है आपने, वही ले लो आप, ठीक है। तो ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि एक बार ये चीज आपके दिमाग में कोई उलझी ना रह जाए, आपको क्लियर हो जाए। देखिए सब्जेक्ट एरिया है, आगे टाइम पीरियड है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए डीडीसी का नंबर 082/92, ये डीडीसी का नंबर है। ये कोड देखो, इसमें दिया है फील्ड 082/92, ये डीडीसी का नंबर है। इसको $00 लिखते हैं और आगे फिर डीडीसी का पूरा एडिशन लिख दीजिए और नीचे उसका अगर एवरेज एडिशन है तो एवरेज एडिशन लिख दीजिए और नंबर लिख दीजिए। हेलो सर, एवरेज डीडीसी एडिशन मतलब क्या हुआ? वो छोटा है, सिंगल वॉल्यूम का, देखा नहीं आपने? डीडीसी का सिंगल वॉल्यूम का एडिशन भी है। ओके सर। उसमें से अगर नंबर देना है तो आप लिख दीजिए साथ में ये नंबर, नीचे लिख दीजिए एवरेज एडिशन। सर मैंने ना कहीं डीडीसी का इंडिकेटर 04 देखा था। कहाँ पर? सर शायद मैंने सर कहीं इसकी असाइनमेंट में कर रही थी, तब सर मैंने एक सॉल्यूशन में देखा था, उसमें 04 लिखा था डीडीसी का इंडिकेटर। डीडीसी का? यस सर। नहीं, आप समझे नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप कुछ और कह रहे हैं, मेरी बात सुन लो बेटा। डीडी ये लिखा फ्रॉम फुल डी, ये मैं जहाँ कर्सर ले जा रहा हूँ वहाँ ले जाओ आप, यहाँ से देख, इसका मार्क 21 टैग ये है 082/92। ये तो ठीक है सर। ठीक है बेटा। और आगे लिख दीजिए डीबी क्लासिफिकेशन नंबर, और अगली लाइन में 00, ये इंडिकेटर्स हैं, 0010। सर मैंने यहीं पे 00 की जगह ना 04 देखा था। 04 नहीं, वो गलत प्रिंट होगा बेटा, ये देखो आपके सामने है 00 और आगे है $A करके, फिर अगर आपका फुल एडिशन है, जैसे 19th एडिशन में से नंबर आपने दिया, तो आप यहाँ पे पहले तो पूरा वो क्लासिफिकेशन नंबर लिख दीजिए और उसके नीचे लाइन में लिख दीजिए डीडीसी एडिशन 19। ठीक है बेटा। और अगर आपने ये सिंगल वॉल्यूम डीडीसी का एडिशन है
वो आपने शायद देखा, 1 वॉल्यूम एडिशन है एक, तो 1 वॉल्यूम एडिशन में से अगर नंबर दिया तो वो नंबर लिख के नीचे लिख दीजिए एब्रिज्ड एडिशन, DDC। सर एवरेज एडिशन का नंबर 092 डालेंगे। 092 ही है, ओके सर। लेकिन आपको मैंने यहाँ शुरू में अगर दोनों आप लिख दोगे ना तो आपको आराम हाँ जी रहेगा। सर। हाँ, उसमें वो समझ जाएगा अपने आप, ये इसके लिए ये है, नीचे के लिए है। सर ये फ्रॉम एवरेज वाले में $B तो नहीं लिखना सर? नहीं, डॉलर ए ही रहेगा, इसका फील्ड एक ही है, फील्ड एक ही अच्छा है। सर। आप चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, अलग अलग, ओके क्योंकि सर। दो DDC से थोड़ी नंबर दोगे आप, नंबर आप एक ही DDC से दोगे, जिससे Yes, sir. दोगे वो मेंशन कर देना। ओके सर। अब इधर देखिए, ये मेन है आपकी एंट्री, इसको कभी मत छोड़ना, 100 याद भी रहेगा। और 100 जो है, जो कोड है आपका मार्क 21 का, वो कहता है मेन एंट्री पर्सनल ऑथर। जो मेन एंट्री आपकी पर्सनल ऑथर की होगी उसका कोड है 100। और इसके देखो इंडिकेटर, यहाँ देखो इंडिकेटर देखो, 0-1-3- और उसके बाद भी एक डैश लिखा है, ठीक है। अब ये क्या है, आप यहाँ ऑथर का पहले फोरनेम लिखेंगे, सरनेम नहीं, शुरू वाला नाम, और फिर लिखेंगे सरनेम। हेलो, यस सर। और अगर फैमिली का कोई नेम है तो वो भी लिख दीजिए। ये इसमें बहुत आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, फैमिली नेम नॉर्मली ये नहीं होता, आप फोरनेम और सरनेम ही लिखें। और उसके आगे डेट लिखिए, डेट का मतलब है किस साल में पैदा हुआ, जिंदा है तो डैश कर दो, और दोनों साल हैं तो 1 साल यहाँ लिखो, 1 साल आगे लिख दो। ये है उसकी लिविंग स्टेटस ऑथर की। ये सारी चीज आपको 100 में देनी है, अगर पर्सनल नेम का कोई ऑथर है तो। हो गया सर निकनेम भी फैमिली नेम में आएगा? हाँ, अगर उसमें है और आपके पास डिटेल है तभी लिखेंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ मत लिख देना। कैटलॉगिंग सर। जिस बुक की कर रहे हो आप, उसका जब ऑथर का नाम लिखोगे, आप जो कुछ भी लिखोगे उसी को लिखोगे ना, कोई अपनी Yes, तरफ से sir. मत जोड़ देना। हो ओके गया? सर। हाँ, Yes, sir. समझ लो बेटे, मैं बहुत गहराई से चीजें समझाता हूँ। और आज जो बच्चा नहीं सुनने आ रहा है उसको आप लोग बता दें कि ये बहुत आसान चीज है, फ्री के नंबर है। फ्री का मतलब है 2 पंजे 10 नंबर बहुत होते हैं, 5 एंट्री 2 नंबर की हर एक की। तो आप अंदाजा लगाइए, 5 क्वेश्चनों में 10 नंबर आपके फ्री के हैं, कुछ नहीं है, समझना है सिर्फ। हो गया? हेलो, यस सर। यस अब सर। नीचे है मेन जी, सर। एंट्री कॉर्पोरेट नेम। मेन एंट्री कॉर्पोरेट नेम, उसमें है 110, उसमें मार्क का है 110। और 110 में देखो ये इंडिकेटर्स हैं 0-1-2-। यहाँ पर 0-1- और 3-। ये यहाँ रखना, कॉर्पोरेट में 0-1- और 2- है, और अगले कॉलम में ऐसे की जगह यहाँ सिर्फ डैश है। ठीक है, ये देखिए इन्वर्टेड नेम, ये जो है अब यूज नहीं होता, जनरली प्री ASC2 में था ये, अब यूज नहीं होता। तो इन्वर्टेड नेम से अब आपको कुछ नहीं लेना। आप ज्यूरिडिक्शन नेम, जब कॉर्पोरेट बॉडी होगी तो ज्यूरिडिक्शन का नेम होगा, और डायरेक्ट ऑर्डर में जो नाम होगा वो दोनों ही नाम आप यहाँ कॉर्पोरेट ऑथर का जैसे एंट्री में लिख रहे हो वैसा ही लिख देना। सर आप होगा ना? एग्जांपल से बता दो सर, इन्वर्टेड और ज्यूरिडिक्शन का नेम। देखो इन्वर्टेड का तो अब मत करो, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि इन्वर्टेड नेम अब नहीं चलता। ये इट वाज प्री ASCR2। ASCR2 की जो पहली वाली थी उसमें होता था, ये ऑब्सोलीट हो गया है, आगे लिखा हुआ लिखा है ना बेटा। हेलो, सर वो कई बार सर क्वेश्चन में आ गया तो हम उसे नहीं लिखेंगे ना सर, पता रहेगा। आप फिर नहीं समझे। ऑब्सोलेट हो गया तो नहीं आएगा। अब जो कैटलॉगिंग आपकी करते हैं वो ASCR2R से करते हैं। Okay, sir. ASCR2R आप देख लीजिए, आप क्वेश्चन पेपर है तो देखो, ASCR2R इसका मतलब रिवाइज।
और रिवाइज में ये जो ऑब्सोलीट ये असल में हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दिया हुआ है। हिस्टोरिकल आपके पास डॉक्यूमेंट अगर 200 साल पुराना है तब आप उसकी कैटलॉगिंग कर सकते हैं। आपको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। आप करंट की बात करें, लेकिन मैंने आप समझ लीजिए, अगर आप समझना चाहते हैं कि बहुत पुरानी कोई किताब है 200 साल पुरानी, और उसमें अगर आपने इसका कॉर्पोरेट बॉडी का नाम तो इन्वर्टेड नेम लिख दीजिए, पलट के रिवर्स करके लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन आप जो समझे वो नीचे की दो चीजें समझे। ज्यूरिडिक्शन नेम, जैसे इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंडिया ज्यूरिडिक्शन हो गया, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसका और एरिया हो गया। और इसके अलावा जो आपकी वैसी होती हैं बॉडी, कैसे स्कूल ऑफ प्लानिंग, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इसको ना तो रिवर्स करते हैं ना कुछ करते हैं, इसका डायरेक्ट एंट्री होती है, नीचे दिया हुआ डायरेक्ट ऑर्डर। ये जो है सर जो ज्यूरिडिक्शन में आते हैं उसमें पहले सर कंट्री का नाम आएगा, फिर उसके बाद मतलब बेटा ज्यूरिडिक्शन वर्ड का मीनिंग ही प्लेस है, एरिया है। हाँ, एरिया है। जब आप कहते हो एरिया में स्टेट और कंट्री कुछ भी आ सकता है या सिर्फ कंट्री आएगी? आपको एग्जाम्पल में जो चीज लिखी बेटा हम थोड़ी बता सकते। आपको इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया लिखेंगे, पाकिस्तान की बात करें पाकिस्तान लिखेंगे, अगर अफगानिस्तान लिखेंगे तो वो लिखेंगे, जो ज्यूरिडिक्शन क्वेश्चन में है उसी को लिखेंगे आप। ओके सर। वो तो क्वेश्चन वाइज होता है ना, वो हम थोड़ी बताएंगे। यस सर। ठीक है सर। हाँ, और डायरेक्ट ऑर्डर की एंट्री वही बताए। कोई जैसे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एंड कल्चर, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट सीधा ही है तो आपको सीधा ही लिखना होगा डायरेक्ट एंट्री में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया बेटा। आगे आइए। यस सर, यस सर। हाँ, मेन एंट्री मीटिंग, मीटिंग का मतलब कमेटी, मेन एंट्री कमेटी। हाँ, तो ये 111 में उसकी एंट्री होगी, जो कमेटी का हमने एक एग्जांपल आपको कराए हैं, तो उस कमेटी का सीधा सीधा नाम लिखिएगा, सीधा कॉर्पोरेट नेम, यानी जो उसका नाम है। जैसे हमने शायद कोई शिप यार्ड वगैरह के वर्कर्स की कोई सर लूकर कमेटी, हाँ पता नहीं किसका, कईयों की कराई है, एक की नहीं, हमने बहुत सारी कराई हैं। एक हमने वो कराई है जिसमें वेजेस के रिवीजन की कमेटी एक कराई है, आपको मैंने एग्जांपल कराई है कि पोर्ट एंड सर डॉक यार्ड वाली, सर लाकूर कमेटी, लाकूर कमेटी, हाँ वो वाली। उसमें देखा आपने कमेटी का जो नाम होता है ना, ये दिखा ना कॉर्पोरेट नेम, इसी नेम से ही एंट्री होगी। ये 110 रूल है, C110 रूल, इसमें कॉर्पोरेट का नेम डायरेक्ट आएगा, तो उसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम उसका सीक्वेंस। और ये 111 इस तरह की कमेटी का ये यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है, एक बात एक और है, लेकिन उसकी एंट्री मैंने आपको कराई नहीं है, पर मैं आपको समझा देता हूँ, अब सामने आ गया है तो। ये मेन एंट्री है, ये मेन एंट्री यूनिफॉर्म टाइटल। ये किस केस में आता है? जब पीरियडिकल होता है या कोई जर्नल होता है। आपको पता है लाइब्रेरी हेराल्ड की हेडिंग लाइब्रेरी हेराल्ड ही होगी, हेराल्ड और कामा लाइब्रेरी नहीं होगी, क्योंकि जनरल का जो नाम है वो स्टैंडर्ड टाइटल होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूनिक पब्लिकेशंस होते हैं, भगवत गीता ये वगैरह वगैरह, इस तरह के जो स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म टाइटल्स हैं ये चेंज नहीं होते, जैसे होते हैं वैसे ही एंट्री हमें डालनी पड़ती है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म टाइटल एंट्री। इसका नंबर है 130। तो बेटा टाइटल इसमें आता है 245 में। जब टाइटल एंट्री होगी तब टाइटल एंट्री इस ये वाला जो है, ये देखिए मार्क 21 का टैग है 245, उसमें एंट्री बनाइए। ठीक है, उसमें आगे जो है डिटेल लिखी है, इसमें आप चक्कर में मत पड़िए, ऐसी कोई चीज हम आपको नहीं देते, किसी को भी नहीं देते। सिर्फ हम ये जो टाइटल होता है ना, टाइटल को एज इट इज देते हैं, और उसका इंडिकेटर बहुत सिंपल है, 0- है, 0-, वैरायटी नहीं है इसमें। सर ट्रेसिंग सेंटर में, ट्रेसिंग सेक्शन में जो टाइटल आता है सर, उसके लिए भी 1- लेंगे सर? हाँ नहीं, 1- थोड़ी बेटा, जो हम
आप क्या एंट्री में पूछ रहे हो, मेन एंट्री में? नहीं सर, एडिट एंट्री में सर, एडिट एंट्री में। एडेड एंट्री में, एडेड एंट्री Yes, में sir. टाइटल की जगह टाइटल ही पूरा लिखेंगे, बंद। अच्छा, आप नीचे कह रहे हो ना, जो मेन एंट्री के कार्ड में लिखते हैं ट्रेसिंग, उसको पूछ रहे हो? यस सर, यस हाँ सर। हाँ हाँ, सुन लीजिए, पहले सब्जेक्ट एंट्री वो होती है 1 2 3, एक है तो एक बना दीजिए, दो है तो एक दो करके बना दीजिए। उसके बाद सबसे पहला नंबर आता है ऑथर का, यानी एक ऑथर तो आपने ऊपर लिख दिया, दूसरे ऑथर की एडेड एंट्री यहाँ आएगी, तो 1 करके रोमन और ऑथर का रिवर्स नाम लिखिए, मैंने पहले सरनेम और फिर फोरनेम। ये तो हो गया ऑथर का, अगर सेकंड ऑथर है। अगर ऑथर के अलावा एडिटर भी है तो उसका नंबर उसके बाद लगेगा। उसके बाद 2 करके एडिटर का सरनेम, कामा बाकी का नाम, और कामा करके ईडी एडिटर। तो जब एंट्री बनेगी तो इसी ऑर्डर में, पहले सब्जेक्ट की एंट्री बनेगी, फिर सेकंड ऑथर की एंट्री बनेगी, फिर एडिटर की बनेगी। समझ गए आप? यस सर। हाँ बस। और टाइटल में भी सुन लीजिए, हमने आपको टाइटल की डबल एंट्री कराई है। एक तो टाइटल जो बुक का है, एक टाइटल जैसे कोई रिपोर्ट है उसमें कह दिया लाकूर कमेटी रिपोर्ट या बंसल कमेटी रिपोर्ट, या किसी जो उसका कमेटी का जो चेयरमैन है उसके नाम से भी एक टाइटल बना लेते हैं, उसका सरनेम लिख के कमेटी रिपोर्ट, वो एक एक्स्ट्रा टाइटल होता है। वो टाइटल के बाद टाइटल लिख के और फिर लिख दीजिए लाकूर कमेटी रिपोर्ट या फलान। और जब इसकी एंट्री बनाएंगे वहां टाइटल वर्ड नहीं लिखेंगे, लाकूर कमेटी रिपोर्ट ही लिखेंगे, और टाइटल में पूरा टाइटल लिखेंगे। समझ आ गया बेटा? यस सर। हाँ, ये बात आप समझ लीजिए। कैटलॉगिंग में छोटी सी गलती आपके मार्क्स पे सीधी अटैक करती है, तो आप उसको ध्यान रखें, आप उसमें कोई गलती नहीं होने दें। जो सर बच्चे ये हैं, 2 हाँ बोलो। सर हाँ, सर 245 में सर ये 1 डैश के आगे सर ये लिखा है टाइटल इज ओनली एन एडिट एंट्री, देयर इज ऑलरेडी अ 1xx। सर इसका क्या मतलब है? कहाँ लिखा है? सर ये 245 में 245 के आगे लिखा है टाइटल 1 डैश। हाँ, टाइटल इज मेन एंट्री रिप्लेस विद 0 एंड विद जो एंड जो, बट ये दिस इज, ये जो हिंट्स हैं ये हिंट कंप्यूटर की उसके हार्डवेयर के लिए हैं। आपको तो सीधा ही मैंने बताया कि टाइटल जो है मेन एंट्री सीधी बनती है और हैंगिंग बनती है, मैंने आपको बताई है। हेलो, यस सर, आप यस सर। वही करिएगा, और इस वाले खाने में टाइटल लिख दीजिएगा, जो एग्जैक्ट टाइटल आपका है ना वो इसमें सीधा ही रनिंग में लिख दीजिएगा। और सर ये 1 डैश में क्या लिखेंगे सर फिर? कहाँ? सर हाँ, इसी के नीचे 1 डैश। एक मिनट में देखूं क्या कर। ये देखिए, ये सब कुछ जो कुछ है वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये सब सिंबॉलिक लैंग्वेज है मेंट फॉर कंप्यूटर। आपके मतलब की चीज बताता हूँ वो क्या है, कि आपने नंबर ऑफ नॉन फिलिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट, ये जो लिखे हैं ये आपने नॉन फिलिंग कैरेक्टर्स, आपके कुछ लिए कुछ नहीं है। टाइटल इज ओनली एन एडेड एंट्री, देयर इज ऑलरेडी ये सो टाइटल को एक एडेड एंट्री के फॉर्म में जैसे आप बनाते हैं अपने कैटलॉग में, वही आप सीधे वर्ड्स लिखिए। आगे पीछे जो कुछ भी लिखा है ये सिर्फ कंप्यूटर को समझाने के लिए है, आपके लिए नहीं। और ये आपको याद भी नहीं करना है, क्योंकि आपका इसका आपने एग्जाम में क्या लिखना है, इधर देखिए 245 टाइटल में टाइटल वर्ड लिखिए, सब इंडिकेटर में 0 डैश लिख दीजिए, आगे डैश लिख दीजिए, और इस टाइटल वाले सेक्शन में टाइटल का पूरा नाम लिख दीजिए जो भी टाइटल है। ठीक है बेटा? अगर सब टाइटल है तो एक और अगली लाइन में फिर डैश करिए, और डैश करके सब टाइटल और लिख दीजिए। तो टाइटल और सब टाइटल का अगर कॉमन आप देना चाहते हैं तो इस तरह से दे सकते हैं। वैसे दोनों का नंबर सेम है, 245 में टाइटल एंड सब टाइटल दोनों आते हैं, तो आप इस तरह से दे सकते हैं। इसके अलावा और जो है आप पढ़ने को सब पढ़ लीजिए, लेकिन आपको इतनी ज्यादा चीजें देने की जरूरत है नहीं। ये देखिए
अब टाइटल की बात आई तो टाइटल में एक और एरिया है, लिखा है डैश एस बी। क्या लिखा है? डैश डॉलर बी लिखा है बेटा, डैश डॉलर बी। Yes, आप sir. देख रहे हो अगले वाले में, देखो ऊपर लिखा है डैश डॉलर। इसका मतलब है कि अगर टाइटल आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर आप समझते होंगे, आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ते हैं, शायद आपको पता होगा। रिमाइंडर पता है? हेलो, रिमाइंडर पता है कि नहीं? हेलो हेलो। हाँ, ये आपको जो थ्योरी की क्लास है उसमें बताया गया होगा, जब किताब आउट ऑफ टच हो जाती है या आउट ऑफ कंटेंट्स मतलब यूज की नहीं होती, तब उन किताबों को रिमाइंडर, रद्दी के रूप में ट्रीट कर दिया जाता है, और तब उसका रिमाइंडर टाइटल उसे कह दिया जाता है। इट इज नो मोर ए बुक, सेकेंडरी बुक बन जाती है, जो रद्दी में भी बिकती हैं और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर दी जाती है। हमारे देश में बहुत सी किताबें हैं जो $200 की किताब 20 रुपए में आती है। ये होता है रिमाइंडर। ये सर वो वेडिंग बुक्स बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, बीडेड। मैंने बीडेड और चीज है बेटा, बीडेड तो लाइब्रेरी में से निकली हुई किताब होती, बीडेड आउट बेटा अलग है। हमारी लाइब्रेरी में एक लिमिट है स्पेस की, उससे ज्यादा किताबें होंगी तो हम क्या कर देंगे, हमारे करंट यूज में नहीं है तो हम उसको बीड आउट करके और जो नीडी लाइब्रेरी होगी उसको दे देंगे। जैसे इकोनॉमिक्स की वो किताबें जो हमारे यहाँ यूज नहीं होती, हम उनको सॉर्ट आउट करके बीड आउट करते, और बीड आउट करके कोई छोटी लाइब्रेरी होती है वो इकोनॉमिक्स की किताबें लोगों को पढ़वाने के लिए, वो सोशल लाइब्रेरीज होती हैं, ऐसी पब्लिक लाइब्रेरीज होती है वो ले लेती है, और प्राइवेट होती है वो सरकार की नहीं होती, वो उनमें रिमाइंडर बुक से अपना काम चलाते हैं। ऐसे नॉवल भी बहुत सारे हो जाते हैं रिडंडेंट, तो रिमाइंडर वो उस तरह, लेकिन वो जो है उसको बीडेड आउट कहते हैं, वो टर्म ठीक आपने सुना है। और रिमाइंडर जो है वो अलग चीज़ है। हमने, आपको पता है अमेरिका और इंग्लैंड में किताबें 1 साल के बाद भी यूजलेस ट्रीट करके उनको रिमाइंडर कह देते हैं, और उनके शिपमेंट गरीब देशों में भेज दिए जाते हैं, और वो शिप का शिप लोड बंदरगाह पे उतरते हैं, वहाँ से बुक सेलर्स पब्लिशर्स उठा के ले जाते हैं। वो एक तरह से थ्रो अवे प्राइस पे होते हैं, लेकिन उस पर डॉलर और पाउंड की कीमत छपी होती है, तो चालाकी से उतने डॉलर और उतने पाउंड की किताब बिल करके दे देते हैं। ये हेरा फेरी का धंधा है, गंदा धंधा है। दिस इज नॉट गुड फॉर लाइब्रेरी। सर जैसे सेकंड एडिशन आ जाता है या रिवाइज एडिशन, तो पहला एडिशन जो होता है वो आउट ऑफ यूज हो गया, तो सर वो रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर तब भी नहीं हुआ, रिमाइंडर तो बिल्कुल अलग चीज है। रिमाइंडर तो बेटा कॉन्सेप्ट ही अलग है। एडिशन पुराना हो जाता है तो रिमाइंडर नहीं होता। एडिशन पुराना भी तो लाइब्रेरी में होता है, 5-5 एडिशन एक ही टाइटल के आपको मिलेंगे लाइब्रेरी में, वो रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर वो है जो विदेश में किताब हो और उस देश से या उस क्षेत्र से किताब यूजलेस हो गई हो, और वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये रिमाइंडर है, वो पूरा शिपमेंट गरीब देशों में भेज देते हैं या नीडी देशों में भेज देते हैं, और वहाँ से बंदरगाह से बुक सेलर्स उनको छांट छांट के ले जाते हैं और अपने यहाँ बेचते हैं। वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। नो मोर यूज बुक्स जो है वो रिमाइंडर है सर, वो रिमाइंडर्स हैं, बट नो मोर बुक्स इन लाइब्रेरी इज नॉट रिमाइंडर। अभी आपको दोनों चीजों में फर्क नजर आ जाएगा। रिमाइंडर बुक्स नॉट बीइंग यूज्ड इन द लाइब्रेरी आर नॉट रिमाइंडर, वो होती रेडेंडेंट या ओल्ड एडिशंस, उनको हम डिस्कार्ड करके एक मोहर लगाते हैं ना, डिस्कार्ड, और उसको हम दे सकते हैं। लेकिन रिमाइंडर तो बाय नेचर एक बुक होती है, वो दैट इज नो मोर रेलिवेंट। वो किताब होती है, वो किताब बाहर बिक जाती है। हेलो हेलो, यस हाँ, ये असल में कॉन्सेप्ट अलग है बेटा। इस पे बहस जितना करोगे, बड़ी बड़ी सेमिनार्स में हुई है इस पे, रिमाइंडर पे बहुत कुछ हुआ, तो वो अभी आप छोड़िए, अभी आप हमारा सब्जेक्ट पढ़िए, फिर आपको बहुत सारी बातें बताते रहेंगे, ठीक है। इसमें आपने देखा कि जब ऐसी बुक होती रिमाइंडर, तो स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑथर, एडिटर, प्रोडक्शन कंपनी, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सबका नाम हम मेंशन कर सकते हैं $C करके, $C करके। तो लेकिन इस कैटेगरी का नंबर आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज ओनली फॉर नॉलेज, अदरवाइज ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगा।
सर कई बार जैसे बहुत सारे ऑथर होते हैं या हाँ। बुक के अंदर अलग अलग, जैसे सर ऐसे लिखा होता है कि इतने पेजेस से इतने पेजेस, या ये टाइटल इस हाँ। ऑथर ने लिखा, फिर सेकंड ऑथर, तो सर हाँ। उसमें ये वाला आएगा $C। हाँ, ये $C रिमाइंडर है, ये $C स्टेटमेंट आप इसका मतलब ये जो नीचे वाला कह रहे हो $C, ये टाइटल की यस बात सर। है। ये वो हाँ है जी। जो मैंने आपको एक किताब नहीं कराई थी जिसका मैंने आपको एनालिटिकल एंट्री बताई थी। यस सर, वही कह रही हूँ सर मैं। हाँ हाँ, आप समझ गए, सही जगह समझे। यस एनालिटिकल एंट्री का आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। टाइटल जो यस एनालिटिकल टाइटल हो जाएगा, टाइटल में एनालिटिकल टाइटल हो जाएगा, स्टेटमेंट यहाँ डाल दीजिए, यस उसका ऑथर का नाम डाल दीजिए, टाइटल ऑथर जो भी दे दीजिए। तो यस ये सी में ये एंट्री होगी, ना एच में होगी ना बी में होगी, $B में होगी। $B और एच ये जो चीज़ है वो बिल्कुल अलग है, वो नहीं आपने यूज़ करना, आपके है भी नहीं कोर्स, वो अलग चीज़ है। जैसे ब्रेल मटेरियल होता है, कार्टोग्राफी मटेरियल, वो आपको पूछा नहीं जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए इससे आगे देखते हैं क्या है। वैसे जितना आपको बताया है उतने के हिसाब से आप 2-4 बुक्स के वो करके दिखाइए, तो हम आपको बताएंगे। आप एक ग्रुप में करके दे दीजिए, अगर जो बच्चे आपस में बात कर सकते हैं ग्रुप में करके आप इस तरह का मुझे डाल के दें, मैं आपको बता दूँ। एडिशन के लिए 250 है, ठीक है, एडिशन, इशू, वर्जन सब लिख सकते हैं, तो देखेंगे 250। फिजिकल डायमेंशन नीचे हैं, ये जो आपके साइज वगैरह। सर आपने जो पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे इसमें हाँ, भी हाँ। हमने डायमेंशन पढ़े थे। हाँ, ये एक और मिनट, अभी लो। पब्लिकेशन हो गया, एडिशन होगा, वेरिएंट टाइटल हो गया, फिजिकल डायमेंशंस। हेलो यस हेलो। सर, यस हाँ सर। हाँ, ये फिजिकल डायमेंशंस हैं। आपने वो देखे हैं क्या पीरियडिकल ना, डिफरेंस है सर? पीरियडिकल्स। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, सर। उसमें जो वॉल्यूम्स होते हैं या उसमें नंबर होते हैं, लीव्स होते हैं, ये उसके लिए है, ये बुक के लिए नहीं है। दिस इज फिजिकल डायमेंशन फॉर पीरियडिकल पब्लिकेशन। ओके हेलो सर, ओके हेलो। सर। यस सर। हाँ, ये जो आपके सामने 300 नंबर जो दिख रहा है, ये फिजिकल डायमेंशन उसका है, पीरियडिकल का। इसमें वॉल्यूम ओके होता है, सर। नंबर होता है, ईयर होता है, ये सब दे दे। आप इस कॉलम को याद रखिए, ओनली फॉर पीरियडिकल, और पीरियडिकल की ओके केवल सर। एक एंट्री आएगी आपको, केवल एक एंट्री, डबल सर डैश डॉल। हैं? हेलो। सर SMT स्पेशल SP मतलब क्या हुआ? ये है एसएम, ये पेजेस का वेरिएशन है, ये पेजेस का वेरिएशन है। SMD सर स्मॉल मीडियम। हाँ, स्मॉल मीडियम नहीं है। ये कोड है SMD। ओके आप सर। इसमें पढ़िए, ये पेजेस दिए होंगे आपको, ब्रैकेट में जो चीज लिखी है आप वही देख लीजिए, ये क्या लिखा है, पेजेस। आप पेजेस इसमें मेंशन करिए, फिर आगे वॉल्यूम का वो नंबर दे दीजिए, वॉल्यूम का, और आगे जो केस है वो लिख दीजिए, कॉलम है, लीफ है वो ये एक्चुअली जब आपका पीरियडिकल की एंट्री होगी ना, मैंने कराई थी आपको ध्यान होगा। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, लेकिन हमने शायद उसमें आपको ये इसकी वो नहीं बताया था, ये मार्क वाला शायद नहीं बताया था। हेलो। नहीं सर, हाँ, नहीं तो सर बताया। तो मार्क में जो है वॉल्यूम ऑफ पेजेस जो अंदर आप लिखते हो ना, हेलो, अंदर जो आप यस लिखते सर। हो जिसमें वॉल्यूम 1, नंबर इतना, ईयर इतना, और वो जो कोडिंग करते हो ना उसको SMD बोलते हैं। वो SMD का पूरा जो है वो जो है वैल्यूएशन, वो पूरी वैल्यूएशन आप एंट्री में बनाइए। इसको फिजिकल डायमेंशन कहते हैं बेटा, डायमेंशन हैं ये। 300 फिजिकल डायमेंशन लिखिए, आगे ये लिखिए, और लास्ट वाले कॉलम में लिखिएगा वॉल्यूम, नंबर और ईयर, और कोई भी पार्ट उसमें दिया है वो सारा लिख दीजिए। वही सर जो 007 बुक का फिजिकल डायमेंशन उसमें बताएंगे सर? इसमें सर 007 में बुक्स का डायमेंशन आएगा फिजिकल? कहाँ पर इसमें है आपके? यस सर, सर 007 में सर दिया हुआ हाँ था हाँ, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। वो चीज है बेटा, जो पेजेस रोमन पेजेस और फिर मेन पेजेस और फिर साइज
और इलस्ट्रेशन, इतनी तरह की जो डिटेल होती है वो फिजिकल वो होती है, वो मैंने आपको बताया बुक में होती है, जो टाइटल और के नीचे इस वाले सेक्शन में होता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में सर, हाँ जी, फिजिकल तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की कैरेक्टरिस्टिक बात में कर, है। करेक्ट, उसको कहते हैं कोलेशन। आपको मैं देसी भाषा में बताता हूँ, वो जो कोलेशन वाली इंफॉर्मेशन होती है ना, वो उस कॉलम में लिखते हैं फिजिकल, उसमें जो अभी पीछे दिखाया तो था, फिर दिखाऊं आपको, बहुत पीछे ले गए थे। 007 पे ऐसे। हाँ, धीरे धीरे चलो, ये दिखा, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है ना, कोड, कलर, बाइट्स, ये असल में उसने कैरेक्टरिस्टिक किसी नॉन बुक के लिए दी है। हेलो, और अगर आप Yes, बुक sir. के लेते हैं तो 007 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा, लेकिन इसमें लिखेंगे रोमन पेजेस, कामा पेजेस, सेमीकोलन, और कोई चीज होगी, ये चीज देंगे, ये चीज वही है। ये नॉन बुक मटेरियल का एग्जांपल ले लिया इन्होंने, नॉन बुक मटेरियल, क्योंकि उसमें कल आप बताइए, अगर आपके सीडी या बीसीडी है तो उसकी ये डिटेल्स देनी पड़ेंगी आपको, कलर है, बाइट है, डायमेंशन है, मीडिया है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। इट इज ओनली इन केस ऑफ नॉन बुक मटेरियल। और जो बुक मटेरियल है उसमें भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लेकिन वो फिजिकल डिटेल्स होती है, वो डिटेल्स जो होती हैं वो दी है। ऑक्सिलरी टेबल्स एंड डिवाइसेस, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एरिया का दिया होता है। देखिए, टेबल 1 का इंस्ट्रक्शन नहीं भी दिया है तो भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बताया कि 0 लगा के आप कर सकते हैं। अगर गिवन है तो जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करेंगे, एरिया में प्रोविजन दिया होगा। अगर नहीं होगा तो आपको मैंने तरीका बताया कि 09 लगा के और एरिया अपने आप लगाइए, तो वो होगा ओपन मेथड। यानी अगर दिया नहीं है तो ओपन मेथड आप यूज कर लेंगे। स्टैंडर्ड लिटरेचर जितने हैं उनके डिविजन्स आपको समझाए थे किस तरह से होते हैं। उसमें नॉवल है, उसमें स्टोरीज हैं, उसमें लेटर्स हैं, किसी पर्टिकुलर लिटरेचर में कैसे जोड़े जाते हैं, वो टेबल आपको टेबल 3 बताई गई थी। टेबल 4 में लैंग्वेजेस जोड़े थे कि लैंग्वेज कितनी तरह की हैं और उनमें किस तरह, हर लैंग्वेज की ग्रामर है, हर लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन है, हर लैंग्वेज की कोई एटिमोलॉजी है। तो वो जो चीज़ आपने जोड़नी है तो लैंग्वेज के साथ वो नंबर जुड़ जाएगा, लैंग्वेज का सब डिवीजन नंबर जुड़ जाएगा। फिर हमने एक और टेबल बताई थी, टेबल 6। जब 2 लैंग्वेज आप डील कर रहे हो किसी टाइटल में, जैसे हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, जर्मन फ्रेंच डिक्शनरी, इस तरह से कोई भी ऐसी बुक हो तो उसमें आप दूसरे वाले कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे सेकंड टेबल से, टेबल 6 में से। और टेबल 6 में जो कॉन्सेप्ट हैं उनको कैसे यूज किया जाता है उसमें दिया हुआ है। जैसे ही आप टेबल 4 यूज करोगे उसके आगे टेबल 6 का प्रोविजन दिया है, कैसे यूज करते हैं हमने आपको सारा दिखाया था। उसमें बाइलिंगुअल डिक्शनरी को हमने बताया था कैसे करते हैं 2 लैंग्वेज में। अब इसके बाद रेशियल, एथनिक और नेशनल ग्रुप हैं, ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं, टेबल 5 में से वो कॉन्सेप्ट लेके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जोड़ते हैं। जैसे द्रविडियन के लिए मैरिज फंक्शन या क्या है तो उनका कोई लोकल वेरिएशन का कोई भी चीज होगा तो वो दे देंगे। ऐसे रेशियल, एथनिक, नेशनल ग्रुप किसी का भी कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी होगा तो हम कैसे यूज करेंगे, टेबल 5 में से उस एक्टिविटी के साथ टेबल 5 में से वो पर्टिकुलर पर्सन या कम्युनिटी का नंबर लगा देंगे। वो हमने आपको टेबल 5 को यूज करने का बताया था। उसके इंस्ट्रक्शन 682 और 681 में दिया हुआ है कि कैसे भी, ये सामने जो कंटेंट्स दिया है इस कंटेंट्स के हिसाब से आप देख लीजिएगा कैसे टेबल में हम जोड़ते हैं। 7 में जो पर्सन्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स हैं, उनकी हर एक की थिंकिंग, उनकी मेथडोलॉजी, उनकी वर्किंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग, ये पर्सन वाइज क्या है तो उसमें हम जो कॉन्सेप्ट है या जो फीलिंग है उसके साथ पर्सन का नंबर लगा देते। वो हमने आपको बताया था क्या,
बताया था हैबिट्स ऑफ सच एंड सच ग्रुप, या वैल्यूज ऑफ जो भी है, नॉलेज वैल्यूज फॉर सच एंड सच ग्रुप। तो ये पर्टिकुलर पर्सन्स को उसमें जोड़ देते हैं, जैसे टीचर्स की मेंटेलिटी है, वर्क और भी वर्कर्स हैं उनकी है, ये सब लेने के लिए हमने टेबल में से बताया था कैसे यूज करेंगे। आप इसमें करके थोड़ा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। और ये एब्रिविएशन क्या है आपको यहाँ बता देता हूँ। जब आप इंडेक्स में कोई एरिया का नंबर देखते हैं तो उसके आगे ये सिंबल लगा होगा लिखने के आगे। ऐसे लिटरेचर सब जो सब डिवीजन लिटरेचर के जहाँ दिए होंगे, लिट सब डैश ऐसे लिखा होगा। लैंग्वेज के सब डिवीजन होंगे, लैंग्वेज सब ऐसे लिखा होगा। REN ये रेशियल एथनिक ग्रुप का कोई नंबर दिया होगा इंडेक्स में, उसके पहले ये इंडिकेटर्स दिए होंगे। ये एब्रिविएशन आपको ये बता रहा हूँ कि कोई नंबर दिया उसके पहले अगर S डॉट लिखा है, इसका मतलब वो नंबर स्टैंडर्ड सब डिवीजन का नंबर है। अगर कोई नंबर दिया उससे पहले एरिया डैश लिखा है, इसका मतलब वो नंबर जो है किसी लोकेलिटी, किसी कंट्री, किसी स्टेट का नंबर है। लिटरेचर सब डिवीजन का नंबर है तो ये लिखा होगा। ये इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स हैं। लैंग्वेज होगा तो लैन करके ये लिखा होगा, और अगर पर्सन होगा तो पर्स करके ये लिखा होगा। ये हैं वो इंडिकेटर्स, एब्रिविएशंस जो आपको इंडेक्स में मिलते हैं। इंडेक्स में कोई भी वर्ड ढूंढिए और ये इंडिकेटर्स आपको उसमें मिल जाए, तो पता लगेगा कि ये नंबर जो है किस चीज़ से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी का नंबर है। तो ये चीज़ से पता लगे। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेबल से नंबर बिल्डिंग का ये सारा तरीका आपको इसमें दिया है, ये कैसे बनाए, ये इस वाले सेक्शन में सब दिया। ये देखिए, मैं पूछता हूँ, लिख के बताता हूँ। हेलो प्रोडक्शन ऑफ राइस इन यूपी इन 2010 नंबर क्या निकलेगा। मतलब सिर्फ हम थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, नंबर निकालना तो आपको बताऊंगा। मैंने क्या कहा, प्रोडक्शन ऑफ राइस इन उत्तर प्रदेश इन 2010 नंबर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर बताइए। मेन क्लास, चलो मैं सवाल पूछता हूँ फिर। मेन क्लास 600 होगा सर। हाँ, मेन क्लास बता बेटा। 600 मेन क्लास नहीं होता, 631 होगा सर। सेकंड समरी बेटा सर, सेकंड समरी 631 सर। 631 क्या है, फूड एग्रीकल्चर नहीं सर, क्रॉप्स एंड देयर प्रोडक्शन। क्रॉप्स एंड देयर प्रोडक्ट 631, ठीक है। हेलो हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। फूड क्रॉप्स का नंबर है। क्रॉप्स में आप आएंगे तो फूड क्रॉप्स का मैं आपको तरीका बताता हूँ, वैसे चलिए। आप फूड क्रॉप्स में आइए तो राइस मिलेगा, व्हीट मिलेगा, राइस मिलेगा, ठीक है। आप समझ लीजिए, फिर आप निकालना और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस और करेंगे, ऐसे ही बताएंगे अब आप। तो जब आप राइस का नंबर निकाल लेंगे तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के रूप में राइस का नंबर निकल आएगा। जब आपका राइस का नंबर निकल आएगा उसके बाद आपको पर्टिकुलर पीरियड का नंबर उसमें लगाने का प्रोविजन है उसके आगे, और उस ईयर में उस प्रोडक्ट को निकाल लीजिए। एरिया का पहले तो यूपी निकालिए, पहले तो एरिया नंबर जुड़ेगा उसमें। जब राइस का प्रोडक्शन होगा तो उसमें एरिया प्रोविजन है, उसके अंदर एरिया जोड़िए। एरिया के बाद उसमें पीरियड है, पीरियड भी जुड़ता है, दोनों चीजें साथ साथ हैं, एरिया एंड पीरियड। सबसे पहले लिखेंगे हम एग्रीकल्चर। हेलो, यस सर। हाँ, फिर दूसरी लाइन में हम लिखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं वो
वो उसका नंबर आएगा। और उन 630 प्रोडक्ट्स में व्हीट, राइस वगैरह ये सब दिए हैं प्रोडक्ट्स में, नीचे एन्यूमरेट किए हुए हैं। राइस आ जाएगा, तो राइस प्रोडक्शन तक नंबर आपका हो गया। उसके बाद आपका कंट्री या स्टेट का उसका नंबर के लिए एरिया ज्योग्राफिकल नंबर ऐड करने का प्रोविजन है, वो आप जोड़ देंगे। और जब ज्योग्राफिकल नंबर ऐड होगा तो उसके बाद उसके साथ पीरियड नंबर भी है, उसी का पार्ट है। ज्योग्राफिकल एंड पीरियड नंबर दोनों साथ साथ, वो दोनों जब जोड़ देंगे तब आपका बकायदा आ जाएगा कि राइस प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश इन 2010। ये पूरा सर, नंबर आपका इस तरह से निकल आएगा। सर एरिया में यूपी कैसे फाइंड करें? क्या सर एरिया की टेबल में यूपी कैसे फाइंड करना है? सर मुझे एरिया, जब आपको एरिया का नंबर मिला है, देखा आपने, उसमें लिखा है ऐड एरिया नंबर टू बेस नंबर इतना, बेस नंबर उतने में एरिया की टेबल है। एरिया की टेबल है ना आपके पास? यस सर टेबल है। उनमें सब में पूरा वर्ल्ड से लेके और एक कंट्री और सिटी तक उसमें दिया उस टेबल में, उसमें से उत्तर प्रदेश का नंबर लगा के इसमें जोड़ देंगे। बेटा ये जितनी एरिया की टेबल है, इसका तरीका ये होता है कि आपने बस वालों देखा डीडी, यस सर। उसमें पहला चैप्टर जो टेबल 1 है वो है स्टैंडर्ड सबडिविजन, और टेबल 2 जो है, अगर आप खोल सकते हैं अपने सामने में, तो टेबल 2 खोलिए, उसमें लिखा है एरियाज, टेबल 2 एरियाज। और उस एरियाज में सारे एरिया हैं, पूरा का हर कंट्री हर सिटी है, उसके जो है टेबल, उसमें उत्तर प्रदेश का नंबर मिल जाएगा। एक एरिया टेबल है, टेबल नंबर 2, उसमें से उत्तर प्रदेश का नंबर निकाल के लगाना पड़ता है। सबसे पहले टेबल खुलेगी जिसमें सारे महाद्वीप होंगे, सारे कॉन्टिनेंट होंगे, और ओके सर, मतलब आपको देखना पड़ेगा 141। हाँ ये किस में आएगा, तो आप देखिए इंडिया में आएगा। इंडिया किस में आएगा? एशिया में आएगा। तो एशिया का नंबर निकालो, फिर एशिया में इंडिया का नंबर निकल आएगा। इंडिया का नंबर जब निकलेगा, फिर इंडिया वाले में यूपी का नंबर निकलेगा। इंडिया के 2 पेज की है, उसमें यूपी का नंबर भी है। सर 554 542 हैं 542 है सर, उत्तर प्रदेश 542 को बताइए। 5 स्टैंड्स फॉर एशिया, 4 जो है वो वाला रीजन है, और उसमें 42 करके आपका पर्टिकुलर ये स्टेट बन जाता है। उत्तर प्रदेश का इंडेक्स खोलो बेटा, इलिटरेसी मिला? इलिटरेसी साइकोलॉजी में मिलेगा सर, ये जनरलिया में नहीं, एजुकेशन में मिलेगा। ऐसा है इलिटरेसी एज सच वर्ड देखो, फिर आपको उसको लगेगा एजुकेशन। सर 370 में आएगा। हाँ, एजुकेशन का आपने देखा? यस सर। तो एजुकेशन से ढूंढने में इलिटरेसी में बहुत टाइम लगेगा। आपको मैंने एक मेथड बताया, वॉल्यूम 3 का क्या काम है? वॉल्यूम 3 है इंडेक्स, और इंडेक्स में टर्म ढूंढिए, इलिटरेसी या लिटरेसी, कोई भी एक चीज ढूंढ लीजिए, सर वॉल्यूम 3 और उस शब्द को सीधा ही आप पेज नंबर बताएगा आपको कहाँ है, वो कोड में सीधा बता देगा। ये 379 जो है मेन ब्रॉड क्लास है ये, और इस ब्रॉड क्लास में यानी थर्ड समरी में इसको नीचे ढूंढे 379 से आगे। आपने वो 379 शेड्यूल खोला, उसमें आपको मिला होगा, मिला है? ये देखिए 379 एजुकेशन एंड स्टेट है ना। हेलो, यस सर। हाँ, उसमें रेगुलेशन, कंट्रोल और सपोर्ट में एक सब क्लास है। आपके पास एडिशन ये पुराना है, आपका तो ये 19th एडिशन है ना। बाद वाले स्टेट में yes, sir, 19 है। हेलो, 19th है सर। 19 एडिशन है सर। हाँ, उसके बाद में रेगुलेशन और कंट्रोल और सपोर्ट जो दिया है ना, इसी में रेगुलेशन में इलिटरेसी है, और इलिटरेसी के रिमूवल, ये दोनों नंबर रेगुलेशन के साथ में, कंट्रोल और रेगुलेशन दोनों में दिए हुए। ये 3 अलग हेडिंग बन जाते हैं बाद में। आपके पास एडिशन 22वां होगा तो उसमें होगा, लेकिन ये आपके चूंकि उसमें है तो आप 379, ठीक है ना। हेलो, यस सर।
हाँ 379, और उसके बाद इलिटरेसी अगर कोई कंट्री का पूछे तो कंट्री का नंबर लगाना, अदरवाइज 379 ही नंबर देना, ब्रॉड नंबर। हेलो, यस सर। हाँ, क्योंकि लिटरेसी के सारे प्रोग्राम इसमें ही हैं। आगे जाके मेरे पास बड़ा एडिशन दूसरा है सर पूरा नंबर क्या होगा सर ये 379 पॉइंट? हाँ, उसमें नंबर इन्होंने फर्दर डिवाइड कर रखा है। 379.01 एक है, 021 अलग है, 023, लेकिन वो नंबर है, इसका नहीं है। आपका नंबर गलत हो जाएगा क्योंकि आपको 19 थी सिलेबस में, तो आप इस जो मैंने टाइटल बताया है वो उसमें ब्रॉड नंबर ही जाएगा, दूसरा नहीं लिखना, 379 तक ही लिखना, क्योंकि 1 अगर आपने लिख दिया तो फाइनेंशियल पार्ट हो गया, फाइनेंस और सुपरविजन और पब्लिक सुपरविजन कंट्रोल ऑफ पब्लिक एजुकेशन, तो वो नंबर, और इसके बीच में नंबर आता है 09 तो हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट है एजुकेशन और स्टेट का ट्रीटमेंट, हाँ हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट पर्टिकुलर, जैसे इंडिया का है एजुकेशन इन इंडिया, या 379.5 तब तो हो जाएगा 379.0954। हाँ ऐसे कर दीजिएगा। लेकिन वो जो आपको टाइटल मैंने बताया है एज पर दिस शेड्यूल, वो नंबर नहीं है, ठीक है। नहीं का मतलब है आपको ब्रॉड नंबर तक ही रखना है। ये पूरा शेड्यूल आप लोग बीच बीच में देखते रहें तो बड़ा अच्छा रहता है। अब देखिए 1 है, 1 में फाइनेंस है और फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अलग है पब्लिक एजुकेशन का, यानी उसका एक्सपेंडिचर, उसका मैनेजमेंट ऑफ फंड, ये सब जो है एजुकेशन का सारा इसमें दिया हुआ है। तो स्टेट का मतलब है रोल ऑफ स्टेट इन एजुकेशन, ये पूरा 379 चैप्टर है, उसी में इलिटरेसी का भी नंबर आता है। लेकिन चूंकि इसमें स्पेसिफिक नंबर उस वक्त नहीं था, ये शेड्यूल बहुत पुराना है, जब आज का करंट शेड्यूल देखेंगे तो आपको सारे नंबर मिल जाए। चलिए एक उसका नंबर निकालिए, एडॉप्शन। आपको पता है एडॉप्शन क्या है बेटा? देखो थोड़ा मुश्किल तो मैं दूंगा लेकिन आपको मजा आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा। एडॉप्शन क्या है? व्हाट इज एडॉप्शन? जनरलिटीज है जी, सर, जनरलिटीज में मिलेगा सर, गोद लेना किसी को, बच्चों को। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब आपको एडॉप्शन पता लग गया। ढूंढने का तरीका है, पहले समरी में जाओ, पहले आप इंडेक्स में जाओ, इंडेक्स है ना, इंडेक्स में जाओ, एडॉप्शन वर्ड एज सच ढूंढो। एडॉप्शन वर्ड एज सच ढूंढो। सर 362 में दिखा रहा है। 362। हाँ, आगे इसमें है सर चाइल्ड वेलफेयर है, हाँ, जो कि 362.734 है। 74 है जी। और इसी से ऊपर देखो क्या है, इसी से ऊपर, इसके ऊपर सर अडॉप्टेड है। अडॉप्टेड नहीं, अडॉप्शन ही है, वर्ड ही अडॉप्शन है। हाँ अडॉप्शन है सर। यही मैंने पूछा है आपको। जी सर। और इसके ऊपर के सारी चीजें देखो, फास्टर होम केयर, इंस्टीट्यूशनल केयर। सर 362.734 734 क्वाइट करेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट नंबर है। इसके आगे का नंबर देखो 734। ठीक है सर, समझ गए? जी सर जी, वही बता। अब इसमें नीचे आगे आएंगे तो 79 भी आएगा। 79 में लिया अदर क्लासेस ऑफ यंग पीपल, तो चिल्ड्रन है, फीमेल्स हैं, मेल है, एडोलसेंस हैं, यंग पीपल हैं, इस तरह से हर एक का नंबर किसका आपने करना है। तो एडॉप्शन के आगे पूरे सारी डिटेल हैं, डे केयर सर्विसेज हैं, सबका नंबर। तो इस तरह के सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं या सोशल सर्विसेज हैं या सोशल एसोसिएशंस हैं, उनकी वर्किंग के ऊपर भी थोड़ा मतलब ध्यान रखो। ये बड़े जनरल नंबर होते हैं जो अक्सर एग्जाम में दे देते हैं, अक्सर एग्जाम में इस तरह के नंबर दे देते। अब कहने को बड़ा छोटा सा है, हम आपको अगर कहें मेल्स इन सोसाइटी, नंबर निकाल पाएंगे? मेल
MALES मेल्स। सर 362.792 ये निकल आया ना आपको, मैंने इसीलिए सेम दिया, मैंने कहा ज्यादा आपको भागना ना पड़े, आपने नंबर निकाल लिया ना। तो मेरा मतलब है कि जब भी कोई ऐसी चीजें हों बेटा, जितना आप इसमें लर्न करोगे, जितना शेड्यूल को खोलोगे, उतना ही प्रोसीड करोगे बहुत जल्दी। देखिए जब आप एग्रीकल्चर का पॉइंट लो तो आप कॉटन से लेके और ईटेबल्स जो ईटिंग मतलब ग्रेन्स हैं उनका, शुगर केन, सबके नंबर निकाल के देखो, ठीक है। और उसमें फिर डिसीजेज का नंबर भी निकालो, शुगर केन की डिसीजेज, बीमारियां, उनका नुकसान, क्रॉप का कोई वो है बेटरमेंट या उस पर खाद मैन्योर। तो ये नंबर निकालने से क्या होगा, आपको रिलेटिविटी की स्टडी हो जाएगी, चीजें कैसे कोरिलेट होती हैं ये आपको पता लगेगा। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर जैसे ये कॉपीराइट लॉ इन फ्रांस है, तो सर इसमें मैं सर कॉपीराइट लॉ इन फ्रांस, तो सर इसमें इंटरनेशनल लॉ लगेगा ना? अभी अब आपको यही समझाता हूँ, इतना ही आपको समझना है। आपने कॉपीराइट लॉ की बात की है। हाँ सर। कॉपीराइट लॉ नंबर 0 से होगा, 0 से ही नंबर है ना। क्या नंबर है सर 340 में जाकर था ना लॉ का नंबर, क्या है कॉपीराइट का नंबर निकाला सर? हाँ सर कॉपीराइट लॉ में सर मैंने कॉपीराइट में ना वॉल्यूम 3 में गई तो उसमें काफी सारे थे, तो उसमें ना एक इंटरनेशनल लॉ आया, तो सर इसमें फ्रांस था तो मुझे लगा इंटरनेशनल लॉ आ सकता है। तो सर जब मैं हाँ सर फिर मैंने ना 341.7582 तक गई ना, तो यही था कॉपीराइट का नंबर। तो कॉपीराइट पे फिर हाँ सर फिर कॉपीराइट पे ना बुकमार्क था, और बुकमार्क में ना इंस्ट्रक्शन दे रखी थी 026 की स्टैंडर्ड सब डिवीजन से। और सर जब स्टैंडर्ड सब डिवीजन में गई तो उसमें 026 लॉ का नंबर था, और उसमें लिखा था कि आपको पहले लॉ लगाना है फिर कंट्री का नंबर लगाना है। लेकिन सर लॉ के केस में तो पहले कंट्री लगती है फिर लॉ का नंबर लगता है, ऐसा कुछ है? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा अब भी ऐसा ही वही। होगा। लेकिन सर इंस्ट्रक्शन में ना नहीं इंस्ट्रक्शन की कमी नहीं, आपके फॉलो करने की कमी है। जैसे आपने सुन लीजिए, जैसे आप कॉपीराइट लॉ की बात करें तो पहले लॉ निकालिए, फिर हाँ जी सर। फिर सर इंस्ट्रक्शन में सर 026 दे रखा है, उसमें कह रहे हैं उसके बाद आपको कंट्री का नंबर लगाना है। उसके बाद कंट्री का नंबर नहीं लगता, कंट्री का नंबर लॉ में पहले लगता है, उसके बाद जो भी लॉ होता है वो लगता है। हेलो हाँ जी सर। मैं आपको सीधा कहता हूँ, प्रॉपर्टी लॉ, आप प्रॉपर्टी लॉ का जो नंबर निकालेंगे वो गलत निकलेगा, इसलिए कि प्रॉपर्टी लॉ जो है पूरे वर्ल्ड का एक नहीं है। प्रॉपर्टी लॉ सब्जेक्ट टू एनी कंट्री, और इसका मतलब 340 के बाद पहले एरिया नंबर कंट्री लगाइए, उसके बाद प्रॉपर्टी लॉ लगाइए। हेलो हाँ जी सर। हाँ ये मेथड है, लॉ के सारे नंबर कंट्री का नंबर लगाने के बाद उनके स्पेसिफिक नंबर लगेंगे। जैसे कॉपीराइट लॉ है, कॉपीराइट लॉ इज टू बी इम्पोज्ड आफ्टर पुटिंग कंट्री देयर। जैसे कॉपीराइट लॉ इन इंडिया, कॉपीराइट लॉ इन फ्रांस, कॉपीराइट लॉ इन इंग्लैंड, इस तरह का नंबर होगा। कॉपीराइट लॉ एज सच तो सिर्फ लॉ होगा, वो फिर इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो सकता कि लॉ जो है सब्जेक्ट टू पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन होता है। ये रूल है, ये आपके कोड में भी लिखा है, आप उसको पढ़ लीजिए। लॉ के कोड में लिखा है कि यू हैव टू पुट कंट्री नेम फर्स्ट, हाँ सर, उसके बाद मेन क्लास, देन कंट्री नंबर, देन ये कॉर्पोरेट, ये जो लॉ है, लॉ आप कह रहे हो, आप दो उसको ऐड करिए। और उसका बहुत आसान है, 340, 343 और 40 में जिसमें भी जाएंगे उसमें कंट्री का पूरा दिया है प्रोविजन, कंट्री का नंबर वहां खट से जोड़िए। आगे मैरिज लॉ है, मैं आपको सीधा ही बताता हूँ, मैरिज लॉ, ठीक है। मैरिज लॉ जब देखेंगे तो जैसे ही आप मैरिज लॉ पे जाएंगे उसमें लिखा हुआ स्टार देके ऐड कंट्री या लोकेलिटी या जुरिडिक्शन नंबर, इसका मतलब जैसे ही आप 340 और 0 कुछ करके मैरिज लॉ जोड़ेंगे, उससे पहले आप 54 लगाइए इंडिया का, तो लॉ फिर मैरिज हो। आप अपने कोर्ट में जाइए, आप बताइए क्या हिंदुस्तान के कोर्ट में आपको इंग्लैंड का डिसीजन दे देंगे? डिसीजन आपको इंडिया के ही कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा। हर कंट्री का अपना लॉ होता है, हर कंट्री का अपना लॉ होता है, तो लॉ इज सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन है।
लॉ इज नॉट यूनिफॉर्म थिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऐसा कोई लॉ नहीं है। ओके सर। ठीक है, हाँ याद रखिए, लॉ में कंट्री का ऐड करना। आप ऐसा करिए, लॉ वाला शेड्यूल पढ़ डालिए, आपको 340 का शेड्यूल मिलेगा, उसको हाँ जी, शुरू से पढ़ डालिए। पढ़ने का मतलब वर्ड आप ग्लांस कर लीजिए, 10 पेज का शेड्यूल होगा ज्यादा, उसको पढ़ डालो, कितनी जल्द आपको पता ठीक, चलेगा। ओके ये नहीं, औरों में भी देखिए बेटा, ये जो वेरिएशन है ये फिक्स्ड हैं, ये फंडामेंटल चीजें हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, ओके, ओके। थैंक यू वेरी मच।